दोस्तों, बिहार सरकार जहाँ पे आजकल शिक्षा के प्रति तत्परता दिखा रही है मीडिया में, उनके ऑफिसर्स से तत्परता दिखा रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं शिक्षा को लेकर के। अभी हाल ही में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, उनको ज्वाइनिंग दी गई और उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। लेकिन मेरा एक प्रश्न यहाँ पे आप सभी से है, शिक्षक बंधुओं से, आप दोस्तों से, भाइयों से, आप बहनों से, कि एक तरफ जहाँ शिक्षा के प्रति सरकार इतनी तत्परता दिखा रही है, वहीं पर क्या दूसरी तरफ जो बीत रहित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं या डिग्री कॉलेज हैं, उसके प्रति इतनी उदासीनता क्यों? उनके प्रति इतनी दोहरी नीति को क्यों लागू किया जा रहा है? ये ऐसे वित्त रहित, जो लगभग 750 वित्त रहित ऐसे स्कूल थे, ऐसे माध्यमिक विद्यालय थे जो लगभग 35 सालों से बिहार सरकार के आदेशानुसार, बिहार सरकार की नीति के अनुसार, बिहार सरकार के नियमों के अनुसार हमारे राज्य के बच्चों को मदद कर रहे थे, उनके शिक्षा ग्रहण करने में, उनकी सेवा करने में। ये भी वही विद्यालय हैं जिनका खुद बिहार सरकार ने कोड आवंटित किया था, उनको बिहार सरकार का मान्यता प्राप्त किया था, और पहले ऐसे ही विद्यालयों को बाद में जाकर के टेक ओवर भी करती थी। हाल ही में कुछ चेकलिस्ट के माध्यम से उन्होंने विद्यालयों का निरीक्षण किया, जांच किया, और उस चेकलिस्ट के माध्यम से उन्होंने इस विद्यालय को रद्द कर दिया कि ये इस चेकलिस्ट पे, इस बिंदुओं पे आपके वित्त रहित के विद्यालय खड़े नहीं उतर रहे। मैं बिहार सरकार से एक क्वेश्चंस करना चाहूँगा, उनके ऑफिसर्स, जो दोगले ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब बिहार सरकार ने इस विद्यालयों की मान्यता दी थी, क्या उस मानक के अनुरूप ये विद्यालय आज अवेलेबल नहीं है? क्या आपके जो सूचीबद्ध, जो बिंदुवार जो चेकलिस्ट थे, उसके आधार पे ही जब इन्होंने अपने मानक को पूरा किया उस समय, तब जाकर के उनको एक स्वीकृति प्रदान की गई थी आप ही के द्वारा। और आप एक नए 2012 के नियम के तहत आपने एक नया चेकलिस्ट तैयार किया और उसमें इन्होंने नई नई चीज़ों को आपने ऐड किया, और ऐड करने के बाद आप जाकर के विद्यालयों का निरीक्षण किया आपने, और उस विद्यालय में वो चीज़ें नहीं पाई जाने की वजह से आपने उसका कोड निलंबन कर दिया। आपने कभी सोचा है कि उस विद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों के प्रति उनके परिवार का आश्रय, उनके परिवार के उनके परिवार के प्रति क्या उत्तरदायित्व हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? एक तरफ जहां आप सरकारी विद्यालयों में, जो आपके द्वारा सरकारी विद्यालय जो चलाई जाती हैं, वहां पे आपने कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, लैबोरेटरी आपने दी है, तो क्या वित्त रहित विद्यालयों में ये सारी सुविधाएं आप प्रोवाइड नहीं कर सकते थे? क्या आप इन विद्यालयों में प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी आप नहीं दे सकते थे? क्या आप कंप्यूटर क्लासेस के लिए कंप्यूटर अवेलेबल नहीं करा सकते थे? ये सारे शिक्षकों की सुविधा के लिए तो नहीं थी, ये सुविधा थी बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, ताकि उनके पठन पाठन सही तरीके से, उनका प्रायोगिक कार्यशाला सही तरीके से चल सके। तो आपका जो दोगली नीति है, एक तरफ आपके सरकारी स्कूल में कभी जाकर देखने की प्रयास करिए आपने? आपके विद्यालय में क्या लैबोरेटरी है? क्या आपके यहाँ शिक्षक हैं? क्या आपके क्लासरूम्स हैं? लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली बात करें वित्त रहित स्कूलों की, तो उनके पास क्लासरूम्स हैं, उनके पास शिक्षक हैं। ये मैं मानता हूं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत कमी है, वो भी जो आपने 2012 के बाद ऐड किया। और ये मानता हूं कि उन सारी चीज़ों का विद्यालय में होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सरकार की ये गंभीरता नहीं बनती कि उनके विद्यालयों में भी, वित्त रहित विद्यालयों में भी प्रयोगशाला देने का काम आप करें, उसके लिए बजट अप्रूव करें, वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस आप दें? क्या आपका ही उत्तरदायित्व नहीं बनता? तो आपकी जो दोगली नीति है, उससे स्पष्ट होता है कि आप इन वित्त रहित शिक्षकों को खत्म ही करना चाहते थे, क्योंकि आपका ईगो, आपके सरकार का ईगो सबसे ऊपर है। इन लगभग 50,000 वित्त रहित कर्मियों को आपने रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी दोगली मीडिया इसके लिए सामने नहीं आ रही है। वित्त रहित शिक्षकों की आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नेता जो कि
चुनाव के टाइम पे, अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ तो ये जो स्नातक शिक्षक थे, शिक्षक प्रतिनिधि जो कहे जाते हैं, ये ऐसे दोगले हैं कि इनकी अब आज के टाइम पे ये इनके ऊपर कोई आवाज नहीं निकाल रहा। थोड़ा रैशनैलिटी से ऊपर उठ करके उनके परिवार के बारे में सोचे, वित्त रहित शिक्षकों के बारे में सोचे, और तब जाकर के कुछ ऐसा फैसला ले ताकि वित्त रहित शिक्षकों का भी भला हो। आपको वित्त रहित विद्यालयों को ही खत्म करना है तो आप झारखंड के तर्ज पे खत्म करें ना। झारखंड ने वित्त रहित विद्यालयों को तो खत्म किया, उन्होंने उनके शिक्षकों को गवर्नमेंट स्कूलों में मर्ज कर दिया। इससे क्या हुआ, उनको जो विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत थे, एटलीस्ट उनका भविष्य पे कोई संकट तो नहीं आया, उनका जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी उस पर तो कोई आंच नहीं आया, उनके परिवार का पालन पोषण में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। और ऊपर से सरकार ने ईमानदारी से उस विद्यालयों की जो जमीन थी उसको अधिग्रहण किया और उसी विद्यालयों में मर्ज किया जहाँ पे शिक्षकों ने को वहाँ पे मर्ज किया गया है। तो मेरी तो एक ही विनती है भाइयों और बहनों, दोस्तों, आप भी विचार करें कि क्या इन सरकार ने गलत किया। इसके कई रास्ते हो सकते थे, कई मायने हो सकते थे इसको सही करने का, कई तरीके हो सकते थे, रैदर देन कि सीधा कोड निलंबन वापस कर दें। आपने आज तक कभी वित्त रहित शिक्षकों के लिए, विद्यालयों के लिए क्या कोई फंड रिलीज किया? जब आपने फंड ही रिलीज नहीं किया तो आपने जब उनको आपने फाइनेंशियली हेल्प नहीं करी तो इतने बड़े लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कैसे वो डेवलप कर पाएंगे खुद को? आपने बच्चों के लिए दिया, आपने जो भी दिया बच्चों के लिए दिया, लेकिन क्या विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी आपने बात करी? क्या वित्त रहित विद्यालयों में जैसे लड़कियों को साइकिल, पोशाक की साथ और स्कॉलरशिप की राशि दी जाती है, उसी तरीके से ईयरली बेसिस पे हर बार आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए, इनके लेबोरेटरी के डेवलपमेंट के लिए अगर फंड देते तो क्या आज की विद्यालयों की हालत ऐसी होती? सोचिए और गौर कीजिए। जय हिंद।